रिकग्निशन की बात कर रहे हैं। रिकग्निशन जो कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में एक सिद्धांत है। रिकग्निशन को हिंदी में मान्यता बोलते हैं। मान्यता में यह बताया गया है कि मान्यता वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में स्वीकार किया जाता है, मान्यता कहलाता है। अर्थात किसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय समूह में किसी राज्य को, नए राज्य को जब मान्यता दिया जाता है सभी समूह राज्यों के द्वारा, तो उसे मान्यता कहा जाता है। मान्यता के दो मत हैं। एक मत है निर्माणात्मक मान्यता और दूसरा मत है घोषणात्मक मान्यता। निर्माणात्मक मान्यता से तात्पर्य है कि किसी नए राज्य का निर्माण करना, और घोषणात्मक मान्यता से तात्पर्य है कि उस राज्य का निर्माण हुआ है, बस उसका घोषणा कर देना है कि इस राज्य को मान्यता दिया गया, यह राज्य मान्यता प्राप्त है, उसकी रिकग्निशन है, उसकी पहचान है, उसे मान्यता दी गई है। ये घोषणात्मक मान्यता हो जाता है। और जो निर्माणात्मक मान्यता है, निर्माणात्मक मान्यता में जैसे उसकी कुछ ऐसी परिस्थिति है जिसका निर्माण अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के द्वारा किया जाता है, तो ये माना जाता है कि ये निर्माणात्मक मान्यता है। इसी के साथ मान्यता के प्रकार हैं। मान्यता का एक प्रकार है डिफैक्टो रिकग्निशन अर्थात तथ्यतः मान्यता, और एक है डिज्यूरे रिकग्निशन जिसे हिंदी में विधितः मान्यता कहते हैं। तथ्यतः मान्यता का जो तात्पर्य है, तथ्यतः मान्यता का तात्पर्य यह है कि किसी राज्य को इस शर्त पे कि यदि भविष्य में वह जो भी शर्त रखी गई हैं उन शर्तों को पूरा कर लेता है, तो उसे अंतिम रूप से मान्यता दे दिया जाएगा। और अभी जो मान्यता दिया जा रहा है उसे अंतरिम मान्यता कहा जाता है। अर्थात उसे अंतरिम मान्यता दे देते हैं, और कुछ शर्त होता है कि यदि वह राज्य या वह राष्ट्र जो शर्त दी गई है उस शर्त का पालन कर लेगा तो उसे अंतिम मान्यता दे दिया जाएगा। और जब अंतिम मान्यता मिल जाता है, या जो शर्त दी गई है या जो शर्त बनी हुई है या जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस का फुलफिलमेंट कर लेता है, उसको पूरा कर लेता है, तो उसे हम विधितः मान्यता कहते हैं। यह अंतिम होता है और बिना शर्त का मान्यता होता है। मान्यता के वर्गीकरण भी हैं। मान्यता का वर्गीकरण जैसे अभिव्यक्त मान्यता, मतलब अभिव्यक्त मान्यता कहिए या अव्यक्त मान्यता कहिए, आचरण के द्वारा बिना व्यक्त किए हुए अव्यक्त आचरण के द्वारा यह मान लिया जाता है कि इस राष्ट्र को या किसी राज्य को मान्यता प्राप्त हुआ है, तो वह इम्प्लाइड रिकग्निशन या अभिव्यक्त मान्यता या अव्यक्त मान्यता कहा जाता है या कहलाता है। सशर्त मान्यता, सशर्त मान्यता जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि सशर्त है, कंडीशनल है, उसमें कुछ कंडीशंस रखे गए हैं कि इन कंडीशंस के आधार पर मान्यता दी जाएगी, और अगर वह राज्य या राष्ट्र उस शर्त को मानता है तो उसे मान्यता दी जाएगी, जिसे कंडीशनल रिकग्निशन या सशर्त मान्यता कहते हैं। अगला मान्यता है सामूहिक मान्यता, जो कि कलेक्टिव रिकग्निशन है। तो यह एक प्रकार का सामूहिक मान्यता होता है, सामूहिक रूप से मान्यता दिया जाता है। सामूहिक मान्यता से तात्पर्य उस मान्यता से है जो बहुत से राज्य मिल करके देते हैं, या वह मान्यता जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा उसका सदस्य बनाने पर दी जाती है, तो इसे हम सामूहिक मान्यता कहते हैं। अब आते हैं एक अगला सिद्धांत जिसे प्रत्यर्पण बोलते हैं। प्रत्यर्पण लैटिन भाषा है और दो शब्दों से बना हुआ है। पहला शब्द हुआ एक्स, दूसरा शब्द हुआ ट्रेडिशन। दोनों शब्द को मिलाकर हो गया एक्स्ट्राडीशन। एक्स्ट्राडीशन मिलकर के होता है प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण अर्थात अपराधियों का परिधान करना, अपराधियों का अर्पण करना या फरारी को सौंपना। फरारी अर्थात जो फरार हुआ है, जो भाग गया है, इसे
प्रत्यर्पण कहा जाता है। ओपेनहाइम जो कि एक महान विधिवेत्ता हैं, विधि विचारक हैं, इन्होंने कहा कि जो कोई अभियुक्त है या दोष सिद्ध व्यक्ति है, उस व्यक्ति का उस राज्य को, जिस राज्य में उसने अपराध किया है, उस राज्य को और उस राज्य के द्वारा जिस राज्य में वह शरण लिया हुआ है या जिस राज्य में वह छिपा हुआ है, वह राज्य जिस राज्य में वह छिपा हुआ है उस राज्य को सौंप देगा या उसे अर्पण कर देगा या उसे परिधान कर देगा जिस राज्य का वह राष्ट्रिक है या जहाँ का वह नागरिक है या जिस राष्ट्र में उसने अपराध किया हुआ है। प्रत्यर्पण में 2 राज्य शामिल होते हैं। देखा जाता है कि प्रत्यर्पण जो है इसमें 2 राज्यों का शामिल होना जरूरी होता है। एक राज्य जहाँ वह अपराध किया हुआ है और दूसरा राज्य जहाँ वह शरण लिया हुआ है, जहाँ वह छिपा हुआ है। तो प्रत्यर्पण में 2 राज्यों का होना बहुत ज़रूरी है, या 2 राज्य की आवश्यकता होती है, या 2 राज्य होते ही हैं। और जो आश्रय है, आश्रय में 2 राज्य नहीं होते हैं, आश्रय में केवल और केवल 1 राज्य होते हैं। प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों होती है? प्रत्यर्पण की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी क्या ज़रूरत है कि प्रत्यर्पण किया जा रहा है? तो प्रत्यर्पण के मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं, इसकी 2 आवश्यकता हो सकती है। पहला तो ये है कि अपराधी को दंड देने की इच्छा। यदि जो अपराधी है उसने कोई अपराध किया है, चाहे वो घोटाला किया है या किसी प्रकार का कोई जघन्य अपराध किया है, और वह देश को छोड़ करके दूसरे देश में या दूसरे राज्य में या राष्ट्र में जाकर के छिपा हुआ है, बसा हुआ है, शरण लिया हुआ है, तो उसे उस राज्य को सौंप दिया जाना चाहिए जहाँ वह अपराध किया है। अब वह राज्य जिसका वह नागरिक है या जहाँ का वह राष्ट्रिक है, वह उसे दंड देगा जिससे कि उसमें सुधार की भावना पनप सके। और दूसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है अपराधों पर रोक। यदि इस प्रकार से अपराधी अपराध करके अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य में जाकर के बस जाए और उसे वहाँ शरण दे दिया जाए और छिपने का अवसर दे दिया जाए, तो इस तरह से अपराधियों की संख्या बढ़ जाएगी और अपराध की भी संख्या बढ़ जाएगी। लोग अपराध करेंगे और अपराध करके दूसरे राज्य में फरार हो जाएंगे। तो ये रहे आपके 2 अपराध की आवश्यक तत्व। और जो भारत में प्रत्यर्पण की बात की जा रही है, तो भारत में भी प्रत्यर्पण विधि या प्रत्यर्पण अधिनियम का निर्माण सबसे पहले हुआ था 1870 में हुआ था, जिसे ब्रिटिश प्रत्यर्पण बोलते हैं। ब्रिटिश प्रत्यर्पण के बाद जो भारत का प्रत्यर्पण अधिनियम बना वो बना 1903 में, और 1903 के बाद फिर से उसमें संशोधन करके जो वर्तमान अधिनियम है, वर्तमान अधिनियम 1962 है। तो जो 1962 अधिनियम है, प्रत्यर्पण अधिनियम 1962, उसके धारा 2 के 6 में, हिंदी में 6 और अंग्रेजी में जी बोलेंगे, यानी कि 2 का जी, उसमें प्रत्यर्पण को परिभाषित किया गया है। उसमें प्रत्यर्पण के बारे में विस्तार से बताया गया है। अब अगला जो हमारा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आश्रय। आश्रय यानी कि एसाइलम। एसाइलम ग्रीक शब्द के एसाइलिया से बना है। एसाइलिया, इसका तात्पर्य है अलंघनीय स्थान, यानी कि अपने राज्य में शरण देना या सुरक्षा प्रदान करना, ये आश्रय कहलाता है। स्टार्क बोलते हैं, स्टार्क कहते हैं कि जहाँ आश्रय वहाँ समाप्त हो जाता है जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ हो जाता है। आश्रय अगर है तो प्रत्यर्पण नहीं है, और यदि प्रत्यर्पण है तो आश्रय नहीं है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों में विरोधाभास पाया जाता है। जहाँ आश्रय प्रारंभ होता है वहाँ प्रत्यर्पण समाप्त हो जाता है, और जहाँ प्रत्यर्पण प्रारंभ हो जाता है वहाँ आश्रय समाप्त हो जाता है। आश्रय के कारण यह थे कि जैसे यदि आश्रय न दिया जाए, प्रत्यर्पण कर दिया जाए, तो प्रत्यर्पण करने पर यदि इस बात की आशंका है, ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उस
पीड़ित व्यक्ति को या उस व्यक्ति को जिसका प्रत्यर्पण किया जा रहा है उसे निष्पक्ष न्याय नहीं मिलेगा, तो उसका प्रत्यर्पण न करके उसे आश्रय दिया जाता है। और मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए भी आश्रय दिया जाता है, जिससे मानवों के अधिकार का उल्लंघन न हो। और तीसरा जो कारण है आश्रय देने का, वह है कि आश्रय प्रदान करने से राष्ट्रीय सुरक्षा भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इससे एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा भी मिलता है। आश्रय के प्रकार, तो आश्रय का प्रकार है राज्य क्षेत्रीय आश्रय या राज्य क्षेत्रीय आश्रय बोलते हैं, और दूसरा जो है बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय। जो राज्य क्षेत्रीय आश्रय है, इसका तात्पर्य यह है कि राज्य को अपने राज्य के भीतर आश्रय देने का, सुरक्षा देने का, निवास देने का अधिकार होता है, और वह अपने राज्य में ही आश्रय की व्यवस्था करता है, तो उसे राज्य क्षेत्रीय आश्रय बोलते हैं। और ये जो राज्य क्षेत्रीय आश्रय है, इसको जो है पारित किया गया था, संकल्प पारित करके महासभा द्वारा 14 दिसंबर 1967 को इसको पारित किया गया था। और जो बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय है, बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय में जैसे आपका आएगा दूतावास हो गया, वाणिज्य दूतावास हो गया, या फिर युद्ध पोतों में आदि के स्थान पर या आदि में शरण प्रदान करना, ये बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय हो जाता है। बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय का मतलब कि अपने राज्य के भीतर आश्रय न दे करके दूतावास में दे दीजिए, या वाणिज्य दूतावास के कैंपस में दे दीजिए, या परिसर में दीजिए आश्रय, या युद्ध पोतों में आश्रय दीजिए, जलाशयों में आश्रय दीजिए, तो ये बाह्य राज्य क्षेत्रीय आश्रय कहलाता है। आश्रय पाने का अधिकार, तो आश्रय पाने का अधिकार जो है, ये आपके जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा हुई है, और मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी उत्पीड़न से सुरक्षा के लिए या उत्पीड़न से रक्षा के लिए दूसरे देश में शरण मांगने का या उसका उपभोग करने का अधिकार है। तो ये आपके आश्रय पर जो है एक छोटा सा लेक्चर रहा। अब अगला पॉइंट जो है राष्ट्रीयता यानी कि नेशनलिटी। तो राष्ट्रीयता पे ओपेनहाइम ने कहा है, ओपेनहाइम के अनुसार राष्ट्रीयता राज्य से संबंधित होने का गुण है। जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता राज्य से संबंधित होने का गुण है, और जो राज्य तथा व्यक्ति के मध्य विधिक संबंध स्थापित करता है उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। राष्ट्रीयता राज्य और व्यक्ति यानी कि इन दोनों के मध्य विधिक संबंध, लीगल रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, स्थापित करता है, उसे राष्ट्रीयता कहते हैं। केल्सन के अनुसार, केल्सन ने कहा कि राष्ट्रीयता व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को राष्ट्र का वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है। केल्सन कहते हैं कि राष्ट्रीयता व्यक्ति की ऐसी स्थिति है जो व्यक्ति को राष्ट्र का वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करता है, उसे वह सदस्यता प्रदान करता है जिससे कि वह किसी समूह या राष्ट्र का सदस्य कहलाता है। और राष्ट्रीयता के अर्जन का ढंग और राष्ट्रीयता के खोने के ढंग के बारे में हम बात करेंगे कि राष्ट्रीयता को कैसे अर्जित किया जा सकता है और राष्ट्रीयता कैसे समाप्त होती है या उसको कैसे खो सकते हैं, उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। तो राष्ट्रीयता को अर्जन करने के जो कई तरीके हैं या जो उसके स्टेप्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पहला जो स्टेप है या पहला बिंदु जो है वो है जन्म द्वारा। जन्म द्वारा हम राष्ट्रीयता को प्राप्त कर सकते हैं। जिस देश में हमारा जन्म होता है और हम वहाँ पले बड़े हुए, वहीं पे हमारा शिक्षा ग्रहण हुआ, वहीं पे हमने अध्ययन किया, वहीं पे हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, वहीं हम सर्विस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो इस माध्यम से भी वहाँ की राष्ट्रीयता ग्रहण कर ली जाती है, अर्जन हो जाता है। वंश क्रम द्वारा अर्थात जहाँ हमारा वंश क्रम है, जहाँ वंश चल रहा है, दादा दादी, माता पिता, फिर अगली जनरेशन जो होती है, तो इनके
अकॉर्डिंग भी या इसके अकॉर्डिंग भी राष्ट्रीयता को अर्जित किया जा सकता है। देशीयकरण में जैसे हम किसी देश की नागरिकता को अर्जित कर लें, वहाँ की नागरिकता को हम अर्जित करें और वहाँ की नागरिकता हम चाहते हैं, इसके लिए चाहे हम प्रार्थना दे दें, प्रार्थना दे करके भी हम वहाँ की नागरिकता अर्जित कर लेते हैं। तो ये कहा जाता है कि देशीयकरण द्वारा नागरिकता को अर्जित किया गया। पुनर्ग्रहण द्वारा भी नागरिकता को अर्जित किया जाता है। जैसे कभी किसी राज्य में रह रहे हैं, किसी राष्ट्र में रह रहे हैं, कंटिन्यू लगातार रहते हैं, लेकिन बीच में कुछ समय के लिए आप किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ भी रहे आप लंबे समय तक 8 साल 10 साल, उसके बाद आप दोबारा आ गए अपने उसी राष्ट्र में जहाँ आप पहले रह रहे थे, और आने के बाद आपने दोबारा जो है कि अपनी राष्ट्रीयता को ग्रहण किया, तो उसे पुनर्ग्रहण द्वारा राष्ट्रीयता अर्जित करना कहा जाता है। अधीनीकरण, जब राष्ट्र किसी के अधीन हो जाता है, तो जिसके अधीन हो जाता है उसके राष्ट्रीय हो जाते हैं, उसकी राष्ट्रीयता हो जाती है, तो उसको अधीनीकरण की राष्ट्रीयता कहा जाता है। विकल्प द्वारा कि यदि हमारे पास विकल्प है, हम उस विकल्प को अपनाते हैं और हम चाहते हैं कि हमें यहाँ की राष्ट्रीयता मिले, तो हम विकल्प के आधार पर भी राष्ट्रीयता अर्जित कर सकते हैं। पंजीकरण द्वारा, यदि पंजीकरण कर लिया जाता है या स्वयं हम इंटरेस्टेड हैं, इच्छुक हैं कि हम पंजीकरण करा करके यहाँ की राष्ट्रीयता या जिस देश की राष्ट्रीयता चाहते हैं वहाँ की राष्ट्रीयता लेना चाहते हैं, तो हम राष्ट्रीयता ले सकते हैं। उसके जो मानक बनाए गए हैं, उसके जो नॉर्म्स हैं, जो मानक हैं, उन मानक और उन कंडीशंस को पूरा करने के साथ साथ हम पंजीकरण करा सकते हैं और वहाँ की नागरिकता को अर्जित कर सकते हैं। नागरिकता न कह करके राष्ट्रीयता ही बोलेंगे, चूँकि नागरिकता और राष्ट्रीयता में बहुत अंतर तो नहीं है, बट थोड़ी सी उसमें भी भिन्नताएं हैं। तो राष्ट्रीयता ही की बात हो रही है। अब राष्ट्रीयता को खोने की बात हो रही है, तो राष्ट्रीयता जैसे खोएंगे निर्मुक्ति अर्थात कुछ ऐसे राष्ट्र हैं कि नागरिकों को ये विकल्प दिए हुए हैं कि यदि वो चाहते हैं तो यहाँ की राष्ट्रीयता को खुद से छोड़ सकते हैं या उसे समाप्त कर सकते हैं, तो उसे निर्मुक्ति के द्वारा या निर्मुक्ति के माध्यम से राष्ट्रीयता को समाप्त करना कहा जाता है। वंचित करना, यदि किसी नागरिक को या किसी राष्ट्रिक को वहाँ की राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया जाता है तो उसकी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। प्रतिस्थापना द्वारा और त्याग द्वारा, हम त्याग देते हैं, यदि राष्ट्रीयता को त्याग दें तो हमारा ये मान लिया जाएगा कि हमने त्याग दिया, अपनी राष्ट्रीयता को त्याग दिया और हम राष्ट्रीयता समाप्त करते हैं, हमारी राष्ट्रीयता समाप्त हो जाती है। विदेशों में दीर्घ निवास द्वारा, यदि हम विदेश में चले जाते हैं और वहाँ पे लंबे समय से निवास कर रहे हैं, दोबारा पुनः लौटकर अपने देश में नहीं आते, अपने राष्ट्र में नहीं आते, तो जिस देश में हम लंबे समय से निवास कर रहे हैं, दीर्घ समय से निवास कर रहे हैं, वहाँ की राष्ट्रीयता हमें प्रदान कर दी जाती है या हम वहाँ की राष्ट्रीयता ग्रहण कर लेते हैं। राष्ट्रीयता में ही कभी कभी दोहरी राष्ट्रीयता भी प्राप्त हो जाती है, जैसे कि एक राष्ट्र में हम रह करके दूसरे राष्ट्र में जाएं और वहाँ भी लंबे समय तक रहने लगें, जबकि पहले राष्ट्र की राष्ट्रीयता को हमने अभी तक समाप्त नहीं किया हुआ है, और दूसरे राष्ट्र में भी रहने के कारण या और लंबे निवास के कारण या फिर वहाँ पे वंश क्रम या जन्म के द्वारा या पुनर्ग्रहण द्वारा या इनमें से किसी भी माध्यम से वहाँ की राष्ट्रीयता को हम ग्रहण कर लेते हैं, तो जो पहले राष्ट्रीयता थी वो और जो बाद में हमने लिया वह भी राष्ट्रीयता मिल जाती है। इसे दो राष्ट्रीयता मिल जाता है। दो राष्ट्रीयता होने से कभी कभी असुविधाएं भी होती हैं। यह निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाता है कि वह कहाँ का राष्ट्रिक है, कहाँ का राष्ट्रीयता उसे दिया जाना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में उसे वहीं की राष्ट्रीयता दी जानी चाहिए जहाँ उसे अधिवास करने का आशय है, जहाँ वह रहना चाहता है और जहाँ वह लंबे समय से रह रहा है, जहाँ उसका अधिवास का आशय है, उसी देश में उसको राष्ट्रीयता दी जानी चाहिए। तो ये जो कुछ सिलेबस के अकॉर्डिंग बचे हुए थे आपके कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, उस पर मैंने डिस्कस करी। अगला टॉपिक है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ और इसके अंग। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुआ था और ये 24 अक्टूबर से जो है लागू हुआ है। 24 अक्टूबर 1945 से सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसका जो है कि निर्माण हुआ और इसको लागू किया गया। इसकी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क अमेरिका में है
और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसमें एक चार्टर है। तो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। और इसका उद्देश्य है विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखना। और जो उद्देश्य है, इसके उद्देश्य को अनुच्छेद 1 में बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 के 7 में बताया गया है कि कोई भी राज्य किसी दूसरे राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और साथ ही साथ अनुच्छेद 2 के खंड 3 में यह बात बताया गया है कि यदि किसी आपस में अगर किन्हीं राज्यों के बीच कोई मामला होता है तो उन्हें वह शांतिपूर्वक निपटाएंगे, शांतिपूर्वक उसका निपटारा करेंगे। सदस्यों के निष्कासन से संबंधित प्रावधान संयुक्त राष्ट्र चार्टर के धारा 6 में बताया गया है कि किसी सदस्य को कैसे निकाला जा सकता है, उसका निष्कासन कैसे होगा। तो जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद की सलाह पर महासभा कदाचित साबित कदाचार होता है और असमर्थता के आधार पर भी कह सकते हैं। जैसे यदि उसने विधि का उल्लंघन किया या विधि का उल्लंघन करने में विधि का पालन करने में असमर्थ है या विधि का उल्लंघन कर रहा है या कदाचार कर रहा है, तो ऐसे आधार पर उसे निष्कासित किया जा सकता है, उसे जो है कि संघ से बाहर कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे आपकी महासभा हो गया, महासभा के बाद सुरक्षा परिषद। तो महासभा वर्ष में एक बार जो है बैठक करता है, सम्मेलन होता है, इसकी सभा होती है। और यह सभा लगभग सितंबर महीने में होता है। सितंबर महीने से लेकर के आधा दिसंबर तक चलता है। इसमें जो है किसी राज्य को मान्यता देने या उसे शामिल करने या उसका निष्कासन करने जैसी समस्या का प्रावधान किया गया है। और सुरक्षा परिषद आ गया, तो सुरक्षा परिषद में आपकी सिक्योरिटी काउंसिल होती है। सुरक्षा परिषद का कार्य है कि विश्व में शांति और सुरक्षा को बनाए रखे और उसका अध्ययन करे, उसका मूल्यांकन करे और उससे संबंधित सभी पहलुओं पर विशेष ध्यान दे और उसका प्रावधान बनाए, उसका व्यवस्था करे। ये सुरक्षा परिषद का काम है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है, इसका भी काम होता है आर्थिक और सामाजिक चीज़ों से या सामाजिक विषयों से संबंधित जितने भी समस्याएं हैं या जो भी इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, उनका अध्ययन करके उसका नियंत्रण करे, उसका निवारण करे, नियमित और विनियमित करे। न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय नीति। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है। और जब दो राष्ट्रों या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई मामला होता है तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामले जाते हैं, जिस पर निर्णय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय करता है। और जो अंतिम इसका अंग है सचिवालय, तो सचिवालय इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और सचिवालय का काम होता है कि जो रिपोर्ट्स आते हैं उन रिपोर्ट्स पर कार्रवाई करे, उसका अध्ययन करे, उसको उसकी एक श्रृंखला बनाए और उस पर विचार विमर्श करे और उसके लिए जो निर्णय लेने होते हैं उस पर कार्य करता है सचिवालय। तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो संयुक्त राष्ट्र संघ हैं और उसके अंग, इस पर एक छोटा सा लेक्चर रहा। और अब हम जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है उसके उद्देशिका को थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। जैसे इसमें लिखा है उद्देशिका में कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग आने वाली पीढ़ियों को युद्ध की ज्वाला से रक्षा करने के लिए, जिसके कारण मानव जाति को हमारे जीवन काल में 2 बार अकथनीय दुख भोगना पड़ा है, और मूल मानव अधिकार के प्रति, मानव की गरिमा और महत्व के प्रति, पुरुषों और स्त्रियों तथा बड़े और छोटे राष्ट्रों के समान अधिकार के प्रति निष्ठा को पुनः अभिपुष्ट करने के लिए और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए जिनके अधीन संधियों और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अन्य स्रोतों से उद्भूत होने वाले दायित्वों के प्रति
न्याय और सम्मान बनाए रखा जा सके और व्यापक स्वतंत्रता में सामाजिक प्रगति और जीवन स्तर की अभिवृद्धि के लिए दृढ़ निश्चय करके और इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहिष्णुता का आचरण करने और अच्छे पड़ोसियों की भांति एक दूसरे के साथ मिलकर शांतिपूर्वक रहने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अपनी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और ऐसे सिद्धांतों को स्वीकार करके और ऐसी पद्धतियां प्रतिष्ठापित करके यह सुनिश्चित करने के लिए कि सशस्त्र बल का प्रयोग सामान्य हित में ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा और सभी राष्ट्रों की आर्थिक और सामाजिक उन्नति की अभिवृद्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय तंत्र का उपयोग करने के लिए दृढ़ निश्चय करके यह संकल्प करते हैं कि इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम संयुक्त रूप से प्रयास करेंगे। तो ये संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उद्देशिका है और इसमें महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समाहित किया गया है। यह कहा जा सकता है कि जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर की उद्देशिका है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर की आत्मा है और इसमें पूरे चार्टर के जो महत्वपूर्ण या आधारभूत ढांचा है या जो आधारभूत सिद्धांत है उसको उसकी उद्देशिका में समाहित किया गया है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा और आप इस वीडियो को देखिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।